अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से अल्पाइन जेएस के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस क्रैश कोर्स में हम कंप्लीटली अल्पाइन जेएस की बेसिक्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अल्पाइन जेएस को इस्तेमाल किया जा सकता है और कहां कहां पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है नहायत ही आसानी के साथ, और इसके कौन कौन से फीचर्स हैं ये भी हम आज के इस क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इस क्रैश कोर्स में छोटी छोटी डिटेल्स मैं मिस कर जाऊं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको टाइम टू टाइम नीचे लोअर थर्ड की सूरत में मिलते रहेंगे या आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अल्पाइन जेएस के क्रैश कोर्स को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जहन में आता है वो ये है कि अल्पाइन जेएस क्या है और क्यों है। सबसे पहले मैं आपको आंसर कर दूं कि अल्पाइन जेएस एक हमारे पास मिनिमलिस्ट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, जिसको आप विदाउट राइटिंग जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेफिनेटली आपको सर्टेन टास्क्स परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ करना होगा, तो इसलिए अल्पाइन जेएस को सीखने से पहले आपकी जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें स्पेशली वेरिएबल्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इसके अलावा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इस तरह की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में क्लियर होनी चाहिए। देन आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को या अल्पाइन जेएस को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अल्पाइन जेएस जैसे कि मैंने बताया कि एक मिनिमलिस्ट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि इंस्पायर्ड है व्यू जेएस, रिएक्ट जेएस और एंगुलर से। इनके फीचर्स को उसने कंबाइन करके जो इनके बेस्ट फीचर्स हैं उनको एक जगह पर ऐड करके इसको अल्पाइन जेएस का नाम दे दिया, और इसकी मदद से हम काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी को नहायत आसानी के साथ विदाउट यूजिंग एनी अदर जावास्क्रिप्ट थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हम इसी सिर्फ लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अल्पाइन जेएस वर्क्स वेरी बेस्ट विद टेलविंड सीएसएस, क्योंकि इसके अंदर कुछ एनिमेशंस और ट्रांजिशंस का फीचर भी है जो कि टेलविंड सीएसएस की क्लासेस को हम जब यूज़ करके उसको अच्छे तरीके से उस पर इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। अगर आपको टेलविंड सीएसएस के बारे में भी आइडिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मुझे बताइए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर भी एक क्रैश कोर्स बना दूंगा कि टेलविंड सीएसएस क्या है, किस तरीके से ये काम करती है और किस तरीके से हम इसकी क्लासेस को प्रॉपरली यूज़ करके एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। और इस वक्त इस प्रोजेक्ट को जो सैम्पल प्रोजेक्ट हमें यूज़ कर रहा हूँ, index.html फाइल जो यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी मैं यूज़ कर रहा हूँ इसी टेलविंड सीएसएस को विद अल्पाइन जेएस, क्योंकि सर्टेन फीचर्स जब मुझे एक्सप्लेन करने होंगे तो उसके लिए मुझे कुछ सीएसएस की रिक्वायरमेंट होंगी, तो टेलविंड सीएसएस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट। होपफुली आपको इंट्रोडक्शन में अब व्हाट इज़ अल्पाइन जेएस और समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड कर सकते हैं। अल्पाइन जेएस को प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड करना नहायत ही आसान है। जस्ट आपने एक सीडीएन लिंक ऐड करना है, स्पेशली आप एंड सेक्शन में ऐड करेंगे, बॉडी के एंड में ऐड करेंगे, और अगर आप हेड सेक्शन में ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ डेफर लगा लीजिएगा, ताकि जब तक आपका डॉम जो है वो कंप्लीट मैनिपुलेट नहीं होगा अल्पाइन जेएस प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप हेड सेक्शन में इसको ऐड कर रहे हैं इसके साथ आप डेफर लगा लें। दूसरा ये कि अल्पाइन जेएस चूँकि किसी और लाइब्रेरी को इस्तेमाल नहीं करता, तो आपको इसको डिपेंडेंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो तरीका इसका ये है कि आप डायरेक्ट सीडीएन को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पर भी मेन फाइल में ऐड कर लें। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप अल्पाइन जेएस की जो फाइल है उसको डाउनलोड करके लोकली आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। इससे होगा ये कि आपकी जो लोडिंग है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन सीडीएन नेटवर्क्स जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सीडीएन नेटवर्क्स बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन दैट विल इंक्रीज योर HTTP रिक्वेस्ट ऑन योर वेबसाइट। इसलिए आपने एहतियात करनी है और बेस्ट सूटेबल सिचुएशन के मुताबिक या सीडीएन को ऐड करना है या डाउनलोड कर लेना है आपने
अल्पाइन जेएस को अपने लोकल सिस्टम में। तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ अल्पाइन जेएस की ऑफिशियल गिटहब रिपोजिटरी पर, जहाँ पर मैं आपको इसका बाकी जो इसके फीचर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको वन बाय वन एग्जांपल्स भी देता जाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अल्पाइन जेएस की गिटहब की रिपोजिटरी को ओपन किया हुआ है github.com से /alpinejs/alpine। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा इसको इंस्टॉल करने का है फ्रॉम CDN, इसको कह रहा है कि वो हेड सेक्शन में ऐड कर लें। अब यहाँ पर आपको दो वर्जन नज़र आ रहे होंगे, एक है वर्जन 2.xx और एक है वर्जन 2.7.0। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो वर्जन है ये हमेशा लेटेस्ट वर्जन को आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज का लेटेस्ट वर्जन 2.7.0 है तो उसको ऐड कर देगा। कल अगर वर्जन 2.8.0 या 3.8.0 या 3.00 आ जाता है तो उसको वो इंक्लूड करेगा। ये जो फीचर है ये डेवलपमेंट के लिए तो सूटेबल है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए इट इज़ नॉट सूटेबल। यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है कि फॉर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट इट इज़ रिकमेंडेड टू पिन अ स्पेसिफिक वर्जन नंबर इन द लिंक टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड ब्रेकेज from new versions, for example to use version 2.7.0 which is currently latest version। so मैं इस वाले को ऐड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन वर्जन पर ऐड करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए जो भी इस वक्त का लेटेस्ट वर्जन हो या जो आज के फीचर्स हो सकता है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो उस वक्त फीचर्स काम ना करें, तो आप उसके लिए वर्जन 2.7.0 को ही अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करें। तो मैं भी इसी को ही कर लेता हूँ। चलिए, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और सब लाइन को मैं ओपन कर लेता हूं और यहाँ पर मैंने टेलविंड CSS को भी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट को भी ऐड कर देता हूं। इसको मैं एक लाइन में ले आऊं ज़रा। ओके, तो टेलविंड CSS और अल्पाइन जेएस का वर्जन 2.7.0 मेरे पास सक्सेसफुली इंक्लूड हो चुका है और यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर मैं इस पेज को रीलोड करूंगा तो हमारे पास अल्पाइन जेएस सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो अल्पाइन जेएस के अंदर हमारे पास 14 डायरेक्टिव्स हैं और 6 मैजिक प्रॉपर्टीज हैं। ये जो 6 मैजिक प्रॉपर्टीज हैं इनको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इनसाइड ओवर अल्पाइन जेएस डायरेक्टिव्स, और इनकी मदद से हम सर्टेन टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिव्स की और स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी डायरेक्टिव को हम सीखते हैं। फिर हम इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे बाय क्रिएटिंग 3 और 4 डिफरेंट स्मॉल प्रोजेक्ट्स। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम, समझ लें कि आप के बेसिक्स बनाएंगे, बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उनकी मदद से हम समझेंगे कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं और ये जो मैजिक प्रॉपर्टीज हैं इनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास x-data, सो डिक्लेयर्स अ न्यू कंपोनेंट्स को। इसकी मदद से जब भी आप जिस कंपोनेंट के ऊपर, जिस HTML एलिमेंट के ऊपर आप x-data यूज करेंगे, उस कंपोनेंट या उस HTML टैग के जो चिल्ड्रन होंगे सिर्फ वही रिएक्टिव होंगे और वही अल्पाइन जेएस के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। उससे बाहर आप उसके बाकी फीचर्स को यूज नहीं कर सकते। सो x-data इज एन एसेंशियल, और इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को या किसी भी चीज को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद है x-init। सो इसमें वो कह रहा है कि रन्स एन एक्सप्रेशन व्हेन अ कंपोनेंट इज इनिशियलाइज्ड। सो इसमें हर दफा जब कंपोनेंट री इनिशियलाइज होगा या इनिशियलाइज होगा तो ये एक प्रॉपर्टी की कोई भी वैल्यू या एक्सप्रेशन सेट कर सकता है। तो एक किस्म का आप यूं समझ लें कि जिस तरीके से x-data के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, इसी तरीके से x-init के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन x-init के साथ प्रॉब्लम यह है कि जितनी दफा भी आपका कंपोनेंट री इनिशियलाइज होगा तो उसकी वैल्यू वही होगी जो x-init में आप एक दफा ऐड कर देंगे। उसके बाद x-show, ये बेसिकली एक बुलियन डायरेक्टिव है। अगर ट्रू होगा तो जिस एलिमेंट पर, जिस HTML टैग पर आपने x-show यूज किया उसको वो शो या हाइड कर सकता है। अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू होगी या वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी जो आपने x-data या x-init के अंदर इनिशियलाइज करवाया है, ट्रू होने की सूरत में उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होगी और फॉल्स होने की सूरत में उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्ले नन होगी, उस पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। सो ऑन द एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स। फिर है x-bind, सो सेट द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट टू द रिजल्ट ऑफ अ JS एक्सप्रेशन।
सो अगर आपके पास एक एलिमेंट है, डिव है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, टाइटल है, जैसे एक टैग है, उसका ये क्लास है, तो उसको आप बाइंड कर सकते हैं किसी भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के साथ इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट और इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। इसके बाद है एक्स डैश ऑन। सो एक्स डैश ऑन बेसिकली इवेंट हैंडलर है। जितने भी जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं, क्लिक है, माउस एंटर है, माउस लीव है, की डाउन, की अप है, वो सब के सब आप बाइंड कर सकते हैं एक्स डैश ऑन के साथ। सो एक्स डैश ऑन कॉलन, आप आगे उस इवेंट का नाम लिखेंगे तो वो उसके अंदर जो भी आप फिर एक्सप्रेशन देंगे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स डैश मॉडल। एक्स डैश मॉडल एड्स टू वे डाटा बाइंडिंग। सो टू वे डाटा बाइंडिंग का मतलब है कि अगर इस एक्स डैश मॉडल को आप नॉर्मली यूज करते हैं इनपुट एलिमेंट्स के साथ, जिनमें हमारे पास सिलेक्ट भी शामिल है, टेक्स्ट एरिया शामिल है, इनपुट टेक्स्ट शामिल है, इनपुट नंबर शामिल है, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, तो ये तमाम के तमाम हमारे पास एग्जांपल्स हैं इनपुट एलिमेंट्स की। तो ये उसको सिंक रखता है किसी भी वेरिएबल के साथ, मतलब उसके अंदर जो चीज चेंज होगी वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पर भी चेंज होगी जहां पर आप उस डाटा को यूज कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक्स डैश टेक्स्ट। एक्स डैश टेक्स्ट बेसिकली आप कह सकते हैं कि सिमिलरली एक्स बाइंड की तरह काम करता है और वैल्यू को डिस्प्ले करता है विद इन दैट HTML एलिमेंट, और ये इनर टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट की जो प्रॉपर्टी है इनर टेक्स्ट उसको इस्तेमाल करता है। इसके बाद एक्स डैश HTML है, ये बेसिकली इनर HTML के तौर पर काम करता है। तो जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होगा अगर आपने एक्स डैश HTML के साथ किया, तो अगर उसमें आपने कोई टैग्स यूज किए हैं, एलिमेंट्स यूज किए हैं, तो वो एज इट इज उसमें शो हो जाएंगे, जबकि इसमें वो उनको शो कर देगा, उन पर प्रोसेस नहीं करेगा। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्स रेफ। इसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट को रेफरेंस दे सकते हैं और फिर उस रेफरेंस को मैजिक प्रॉपर्टी $साइन रेफ्स की मदद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्स डैश इफ। एक्स डैश इफ जो है ये सेम लाइक Vue.js या AngularJS के अंदर जो एक्स इफ है या v if है या ng if है उसकी तरह काम करता है। ये एक्चुअली एक फ्रेगमेंट क्रिएट कर देता है और इसको हमेशा आपने उसने लिखा कि टेम्पलेट टैग के अंदर यूज करेंगे। इसको डायरेक्ट आप HTML टैग्स के अंदर यूज नहीं कर सकते एक्स डैश इफ को। इसको मस्ट हमें टेम्पलेट टैग में यूज करना है ताकि जो अल्पाइन JS है उसको ट्रैक डाउन कर सके कि कब वैल्यू शो करनी है, कब वैल्यू हाइड करनी है। ये सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें वैल्यूज वो उसके आप कह लो कि एक फ्रेगमेंट क्रिएट कर देता है विद इन दिस टेम्पलेट रैपर, और जब वो ट्रू वैल्यू होगी तो वो फ्रेगमेंट जो भी होगा वो शो हो जाएगा स्क्रीन पर, अदरवाइज वो हाइड हो जाएगा। एक्स डैश फॉर यूज होता है किस पर्पज के लिए? लूपिंग के लिए। अगर आपके पास एक एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है या एक एरे है और उसको आप इटरेट करना चाह रहे हैं तो आप एक्स डैश फॉर को यूज करेंगे, और अगेन इसको भी आप टेम्पलेट टैग के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। एक्स डैश ट्रांजिशंस बेसिकली इन आउट होने के लिए ट्रांजिशंस हैं कि अगर आप जो टेक्स्ट है उसको हाइड या शो कर रहे हैं तो उसको आप एक ट्रांजिशन के साथ शो और हाइड कर सकते हैं। उसके बाद एक्स स्प्रेड है। सो एक्स स्प्रेड बेसिकली तब हम यूज करते हैं जब हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करना चाह रहे हैं और उसको आप यूं समझ लें उसको बाइंड करना चाह रहे हैं किसी भी अल्पाइन JS के ऑब्जेक्ट के साथ, देन हम एक्स स्प्रेड यूज करते हैं। उसके बाद एक्स क्लोक। एक्स क्लोक बेसिकली उस वक्त हम यूज करते हैं जब हम कोई एलिमेंट ये देख रहे हो कि वो रेंडर हो रहा है और उसके बाद उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है और वो चेंज हो रही है, और हम ये चाहते हैं कि जब तक वो वैल्यू अपडेट ना हो, वो एलिमेंट या वो एट्रीब्यूट शो ही ना हो स्क्रीन पर, तो उस वक्त हम एक्स क्लोक यूज करते हैं और इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। जैसे ही एक्स क्लोक ऐड होगा आपका जो वो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो हिडन होगा, और जैसे ही आपका जो अल्पाइन JS का कंपोनेंट्स है वो फुली इनिशियलाइज हो जाएंगे तो एक्स डैश क्लोक ऑटोमेटिकली उसमें से रिमूव हो जाएगा और वो एलिमेंट शो हो जाएगा। तो ये है हमारे पास 14 डिफरेंट डायरेक्टिव्स इन अल्पाइन JS। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 मैजिक प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें सबसे पहली है $EL। EL का मतलब होता है कि रिट्रीव द रूट कंपोनेंट डोम नोड, मतलब जहां पर आपने एक्स डैश डाटा यूज किया है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, फिर उसकी बेस पर आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसके चिल्ड्रन को एक्सेस करना चाह रहे हैं या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं, देन आप $EL को यूज करेंगे इस मैजिक प्रॉपर्टी को। उसके बाद है रेफ्स। सो रिट्रीव डोम एलिमेंट मार्क विद एक्स रेफ, कि जहां पर आपने एक्स रेफ यूज किया ये मैंने आपको बताया, उस एक्स रेफ को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको गेट कर सकते हैं यूजिंग $refs,
फिर जो भी आपने उसका नाम दिया है एक्स डैश रेफ में, वो आप यूज करते हो इसकी किसी भी प्रॉपर्टी, आईडी, क्लास, वैल्यू, इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो उसके बाद है इवेंट, रिट्रीव द नेटिव ब्राउजर इवेंट ऑब्जेक्ट विद इन एन इवेंट लिस्नर। नेटिव ब्राउजर इवेंट से मुराद ये है कि ब्राउजर में जो भी आपके इवेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट लोड है, डॉक्यूमेंट अनलोडेड है, या आप कह लें कि ऐड इवेंट लिस्नर के तौर पर जितने भी आप इवेंट ऐड कर सकते हैं उनको विद इन एन इवेंट लिस्नर, उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप अटैच कर सकते हैं। फिर डिस्पैच बेसिकली के कस्टम इवेंट्स को जनरेट करने के लिए कि सर्टन अगर एक फंक्शन परफॉर्म होता है तो उसके अगेंस्ट जब आप एक सर्टन फंक्शन डिस्पैच करेंगे तो उस डिस्पैच को आप रीड कर सकते हैं और उसके मुताबिक उस पर जो भी फंक्शन है आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टिक है एग्जीक्यूट अ गिवन एक्सप्रेशन आफ्टर एल्पाइन हैज मेड इट्स रिएक्टिव डोम अपडेट्स। सो किसी भी किस्म की जब अपडेट होती है डोम के अंदर, जो भी आपने आप समझ लें सेक्शन आपने अल्पाइन जेएस के लिए रेकमेंड किया हुआ है, उसमें जैसे कोई अपडेट होती है तो वो नेक्स्ट टिक का जो मैजिक प्रॉपर्टी है ये इनिशियलाइज होती है और इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर अब वॉच विल फायर प्रोवाइडेड कॉल बैक व्हेन अ कंपोनेंट प्रॉपर्टी यू वॉच्ड गेट चेंज्ड। सो इसको हम कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं और उस प्रॉपर्टी में जैसे कोई चीज चेंज होगी तो वो कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इनकी जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो यहाँ पर अगर आप ईएल पे आए तो ये देखिए इसने इसमें एक्स डाटा को इनिशियलाइज किया, फिर उसने कहा जी @ क्लिक ईएल डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू फू। सो इसमें क्या होगा कि ये एक्स डाटा हमारे पास पेरेंट है तो इसकी ये कंप्लीट प्रॉपर्टी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। आप इसके अंदर कोई और पी टैग यूज कर लें या H1 टैग यूज कर लें, जो भी यूज करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी वो हो जाएगी। ये इस कंप्लीट बटन को रिप्लेस करेगा, सिर्फ इस टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं करेगा। आप शायद ये सोच रहे हो कि $EL डॉट इनर एचटीएमएल इसको रिप्लेस करेगा, बल्कि ये कंप्लीट उसको रिप्लेस कर देगा। उसके बाद रेफ्स, हमने यहाँ पर रेफ्स फू किया तो यहाँ पर उसने कहा जी एक्स डैश ऑन क्लिक, जब इस पर क्लिक हो बटन पर तो रेफ्स डॉट फू ये नेम है, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू बार। अब जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे इस स्पैन टैग के अंदर बार जो मैसेज ऐड हो जाएगा। उसके बाद है इवेंट, सो इनपुट एक्स ऑन इनपुट। सो जैसे ही आप उस पर कोई चीज इनपुट करेंगे, इनपुट क्या है हमारे पास एक नेटिव ब्राउजर इवेंट है। सो इनपुट अलर्ट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जैसे ही आप उसमें कोई चीज टाइप करेंगे वैसे ही वो अलर्ट मैसेज हमें उस स्क्रीन पर शो कर देगा। और नेटिव इवेंट का जो भी करंट इवेंट है, मतलब इस इनपुट से रिलेटेड जो आपने की डाउन की आप या जो भी ब्लर वगैरह का फीचर प्रोवाइड किया वो उसके अगेंस्ट एक अलर्ट जनरेट कर देगा। इवेंट इज अ मैजिक प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड विद इन इवेंट लिस्नर। सो फर्क ये है कि इवेंट करंट एलिमेंट को कैप्चर करता है, इस एलिमेंट को कैप्चर करेगा, जबकि ईएल जो है वो पेरेंट एलिमेंट को कैप्चर करता है। सिर्फ ये दो फर्क है इन दोनों में। उसके बाद है डिस्पैच। सो देखिए कस्टम इवेंट हमने यहाँ पे @कस्टम इवेंट लिखा, तो @ ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है एक्स डैश ऑन की। सो या तो आप लिखेंगे एक्स डैश ऑन कॉलन कस्टम इवेंट या आप @कस्टम इवेंट लिख सकते हैं, जैसे उसने यहाँ पर @क्लिक लिखा है। और यहाँ पर हम सिंपली डिस्पैच कर रहे हैं कस्टम इवेंट और उसमें हम पास कर रहे हैं फू कॉलन बार। फू हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने बार की वैल्यू दी है। सो यहाँ पर इवेंट डॉट डिटेल बेसिकली इसका जैसे डाटा कीवर्ड हो सकता है, डिटेल के अंदर उसकी सारी डिटेल आती है, तो उसमें हम फू को जब कॉल करेंगे तो कंसोल में हमें बार लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर उसने एक और एग्जाम्पल दी है, तो ये इसकी एक डिस्पैच की ये एग्जाम्पल है और एक इसकी ये एग्जाम्पल है। हमारे पास दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो इसको असाइन कर रहा है सिंपली एक स्टैटिक वेरिएबल, और ये जो स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग जो है ये असाइन हो जाएगा इस डिटेल को, और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट पास कर रहा है तो इस वजह से हमने डॉट फू लिखना पड़ा। अदरवाइज अगर हम सिंपल स्ट्रिंग पास कर देंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट टिक। अब देखिए हमारे पास फ्रूट एप्पल है, फिर हमने क्लिक किया फ्रूट इज इक्वल टू पीयर किया और नेक्स्ट टिक पे उसने क्या कहा कि console.log event.target.inner text। तो यहाँ पर जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे इस फ्रूट की वैल्यू चेंज होकर पीयर हो जाएगी, और जैसे ही वो पीयर होगी तो डॉम जो है वो मैनिपुलेट हुआ, अपडेट हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट टिक का जो मैजिक प्रॉपर्टी है ये कॉल हुई और इसके अंदर ये कॉल बैक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया और उसके अंदर हमें यहाँ पर कंसोल के अंदर मिल जाएगा
पियर। एप्पल यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और एक्स टेक्स्ट के अंदर हमारे पास फ्रूट में शो हो जाएगा पियर। इसके बाद है वॉच। वॉच प्रॉपर्टी क्या करती है कि कोई भी वैल्यू जब चेंज हो जाती है, जैसे ओपन क्लोज की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसकी बेस पर वो वॉच करेगा और देखेगा उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस हुआ है, ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ या कुछ भी हुआ है। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये हमारे पास ES6 का कॉल बैक फंक्शन है। आप सिंपल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कॉल बैक फंक्शन वैल्यू ले रहा है, जो भी इस ओपन के अंदर वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी और उस वैल्यू को हम यहाँ पर डिस्प्ले करा लेंगे। तो ये है हमारे पास 14 डायरेक्टिव्स और 6 मैजिक प्रॉपर्टीज। अब इन्हीं मैजिक प्रॉपर्टीज और डायरेक्टिव्स को यूज करते हुए हम 2-3 या हो सकता है टाइम हुआ तो 4-5 छोटे छोटे टास्क क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम गेस द नंबर गेम क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग अल्पाइन JS। अब गेस द नंबर गेम्स ये है कि जैसे ही कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा, कंप्यूटर एक नंबर सोच लेगा और आपने इनपुट बॉक्स के अंदर टाइप करना है वो नंबर और फिर आपने गेस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो अगर वो नंबर जो आपने लिखा है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो नंबर सेम हुआ उस नंबर के जो कंप्यूटर ने रेंडमली जनरेट किया हुआ है, तो वो आपको मैसेज दे देगा यू विन। अदरवाइज वो मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा यू लूज। उसके बाद दोबारा पेज रिफ्रेश करेंगे, एक न्यू रैंडम नंबर जनरेट होगा, फिर आप इसी तरीके से इस गेम को खेलेंगे। ये एक सिंपल सी गेस द नंबर गेम है जो कि हम टोटली अल्पाइन JS को यूज करते हुए क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट में आ जाता हूँ। ये हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी ऐड हुआ है अल्पाइन JS विद टेलविंड CSS। तो यहाँ पर हम लिखते हैं H2 टैग लगा लेते हैं गेस द नंबर गेम। इसको फिर हम एक डिव के अंदर रैप कर लेते हैं जिसमें x डाटा प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, और x डाटा के बाद H2 में हम कुछ बल्कि यहाँ पर क्लास नहीं ऐड करते बल्कि यहाँ ऐड करते हैं। सो क्लास इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम इसको सेंटर करेंगे, सेंटर लाइन करेंगे, फिर उसके अलावा हम इसको सेंटर ही रहने देते क्योंकि इसमें हमने ऐसी कोई चीज़ तो यूज़ करनी नहीं है। फिर उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और इसको x मॉडल हम कर देंगे नंबर के या गेस के। फिर BR टैग लगाएंगे और फिर यहाँ पर हम P टैग के अंदर मैसेज डिस्प्ले करेंगे यू विन और यू लूज। तो x टेक्स्ट को हम यूज करेंगे टू डिस्प्ले अ पर्टिकुलर मैसेज। फिर यहाँ पर हम बटन लगाएंगे और जैसे ही गेस बटन पर क्लिक करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैसेज शो कर देगा। अब हमें वेरिएबल्स चाहिए तो यहाँ पर हम x डाटा के अंदर इनिशियलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए गेस जो कि डिफॉल्ट होगा एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद दूसरा हमें चाहिए नंबर जो कि होगा मैथ डॉट राउंड, राउंड करेगा नंबर को मैथ डॉट रेंडम नंबर और उसको मल्टीप्लाई करेगा 10 से। सो इट मीन 1 से लेकर 10 के दरमियान कोई सा भी नंबर हो सकता है जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा और आपने उसको गेस करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं यहाँ पर वो नंबर डिस्प्ले भी कर देता हूँ। सो x टेक्स्ट इज इक्वल टू नम। सिंपली आप इस तरीके से लिखेंगे तो वो नंबर यहाँ पर इस P टैग में डिस्प्ले होगा और अब गलत या सही जो भी होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। इसको मैं क्लास ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट रेड 500। तो ये हमारे पास नंबर होगा और यहाँ पर क्लास हम ऐड कर देंगे टेक्स्ट 3XL और ये ऑलमोस्ट सेंटर में ही होगा। और यहाँ पर अब हमने डिस्प्ले करवाना है कि इफ नंबर इज इक्वल टू गेस, सो नंबर इज इक्वल टू गेस क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर हम डिस्प्ले करवाएंगे यू विन, अदरवाइज हम यहाँ पर लिखेंगे यू लूज। तो ये हमने इसके अंदर डिस्प्ले कराना है यू विन और यू लूज। सेव किया इसको। अब मैं इस पेज को रीलोड करने लगा हूं, जूम इन कर लेता हूं मैं इसको 200%। तो यहाँ पर हमारे पास है गेस द नंबर गेम और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स है। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं क्लास के साथ क्योंकि नॉर्मलाइज CSS जो है वो उसको रीसेट कर देती है और हमें फिर इसको स्टाइल करना होता है यूजिंग टेलविंड CSS।
सो सबसे पहले हम बॉर्डर दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और बॉर्डर ब्लैक दे देते हैं। तो ये हमारे पास अब आ गया बॉर्डर। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट एक्सेल दे देते हैं, थोड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखे। तो यहाँ पर अब हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं और उसके बाद मैथ डॉट राउंड मैथ डॉट रेंडम, तो ये एक्स टेक्स्ट इज इक्वल टू नम, ये क्यों नहीं शो कर रहा, नम ये है हमारे, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया था, तो जिसकी वजह से वो इसको शो नहीं कर रहा। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यू लूज लिखा हुआ आ गया। और गेस को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं क्लास के साथ। सो क्लास इज इक्वल टू पैडिंग x5 पैडिंग y3 बैक बीजी, इसको दे देते हैं ब्लू 500 और होवर जब हम इस पर करें तो बीजी इसका ब्लू 800 हो जाना चाहिए। सो ये हमारे पास है, ये देखिए, और टेक्स्ट हम इसका वाइट कर देते हैं। सो ये हमारे पास अब गैस आ गया। और यहां पर हम एक और काम करते हैं, गैस चूंकि एम्प्टी है तो इसको हम यू विन गैस नंबर इज इक्वल टू गैस एंड num is not equal to empty string। सो नंबर में सॉरी नॉट नम गैस लिखना था। सो गैस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ये ठीक है ना, इसमें हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है और इसमें हमारे पास num is and साइन एंड, अब ठीक है, ठीक है। अब मैं यहां पर कोई भी नंबर लिखता हूं और गैस पे क्लिक करता हूं तो इसको शो करना चाहिए एंड ये गैस, आई थिंक ये गलत है एंड इसी को यूज करते हैं। खैर अब अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ या मैं 2 लिखता हूँ, कोई भी नंबर मैं लिखूंगा तो ये लूज ही लिखेगा। जैसे मैं करेक्ट नंबर टाइप करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमें यू विन लिखा हुआ नजर आ गया। इसकी रीजन ये है कि इसमें हम इसको एक्स मॉडल के साथ बाइंड कर रहे हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसको आप बटन पर क्लिक जब करें तो तब ये यू विन या यू लूज शो करे, इन दैट केस हमें यहाँ पर एक्स रेफ को यूज करना पड़ेगा इनपुट के साथ, एक्स मॉडल को यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्स रेफ इज इक्वल टू इनपुट। तो इसको मैंने नाम दे दिया इनपुट, या इसको आप जो भी नाम देना चाहें। तो अब इस नंबर को हम क्लिक पर फेच करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे कि वो किसके बराबर है। सो यहाँ पर सिंपली हम एट द रेट क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम असाइन करेंगे गैस इज इक्वल टू रेफ्स मैजिक प्रॉपर्टी डॉट इनपुट डॉट वैल्यू। सो हमने असाइन कर दिया क्लिक पर गैस इज इक्वल टू रेफ्स डॉट इनपुट डॉट वैल्यू। इसको रीलोड करते हैं। सो यू लूज है, गैस किया यू लूज। अब मैं 6 लिख रहा हूं तो देखिए उसने कोई भी हमें शो नहीं किया। जैसे मैं गैस पे क्लिक करूंगा तो उसने कह दिया यू विन। इसके बाद आप रीलोड करेंगे तो यहाँ पर मैं 5 लिखता हूं तो यू विन। तो अगर आप डिफरेंट नंबर देंगे तो उसके साथ वो उसको, मैं 2 लिखने लगा तो देखिए यू लूज लिखा हुआ नजर आ रहा है। सो इस तरीके से हम इसको शो एंड हाइड कर सकते हैं। सो इसको अगर आप ये कहना चाहें कि नंबर को हम ये करना चाह रहे हैं, इसको समझ लें कि हाइड करना चाह रहे हैं, इस यू लूज को पहले आप हाइड करना चाह रहे हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर लगाया है गैस नॉट इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पर यू विन है या यू लूज है, तो दोनों में से कोई एक तो शो करेगा ना, तो इस वजह से वो इस पे। सो एक टेक्स्ट अब यहां पर हम यहाँ पर इसको लगा लेते हैं div टैग, और यहां पर हम लिख लेते हैं x शो इज इक्वल टू गैस नॉट इक्वल टू एम्प्टी। सो अगर गैस में एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होगा तो वो p टेक्स्ट को शो करेगा। तो यहां पर हमने लिखा, अब उसने नंबर 0 सोचा है तो 3 गैस यू लूज, 0 यू विन, और उसके बाद हमें उसने
दोबारा हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो दोबारा हमने नंबर पेज को रिफ्रेश किया, अगेन हमने रॉन्ग नंबर दिया तो उसने कहा यू लूज, अगर हमने करेक्ट दिया तो उसने कहा यू विन। तो ये इस तरीके से हमने ये टारगेट अचीव कर लिया। इसको div के साथ हमने यहाँ पर x शो के साथ शो कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर x if भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको यहाँ पर टेम्पलेट टैग यूज करना होगा इस तरीके से, फिर आप यूज कर सकते हैं x if। तो अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूं तो अगेन वही चीज हुई, 9 यू विन, 3 यू लूज, 9 यू विन, कोई और नंबर टाइप करेंगे तो यू लूज। तो इस तरीके से हमने गेस द नंबर गेम कंप्लीटली क्रिएट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट जो हम एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वो है टू डू ऐप। टू डू ऐप से मुराद ये है कि आप जब आपके पास एक लिस्ट होगी टू डू टास्क की, और आपने जो टास्क कंप्लीट कर लिया उस पर जब कंप्लीटेड पे एक बटन सामने आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर आइटम को मार्क एज कंप्लीट कर देगा। और उसके लिए हम दो लिस्ट यूज करेंगे, एक होगा अनकम्प्लीटेड टास्क और दूसरा होगा कंप्लीटेड टास्क। सो जैसे ही आपने कोई अनकम्प्लीटेड कोई टास्क ऐड करेंगे तो वो अनकम्प्लीटेड टास्क की लिस्ट में आ जाएगा, और जैसे ही आप उसके बटन पर क्लिक करेंगे कंप्लीटेड, वो अनकम्प्लीटेड से रिमूव हो जाएगा और कंप्लीटेड टास्क की जो लिस्ट होगी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। सो बेसिकली हमने दो हमें चाहिए होंगे इसके लिए वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और एक न्यू हम डिव क्रिएट कर लेते हैं एक्स डाटा के साथ। इसको इनिशियलाइज अभी करते हैं। क्लास हम इसको यही देंगे टेक्स्ट सेंटर की। ये हमारे पास, अब इसको मैं रैप कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब हमने क्या क्रिएट करना है, टू डू ऐप लिस्ट। अब यहाँ पर जो एक्स डाटा है उसमें हमें दो किस्म के वेरिएबल्स चाहिए। तो एक चाहिए हमें कंप्लीटेड जो कि लिस्ट होगी, दूसरा होगा अनकम्प्लीटेड मतलब नॉट कंप्लीटेड। सो ये कंप्लीटेड है, ये अनकम्प्लीटेड है, ये नॉट कंप्लीटेड है, ये भी हमारे पास एक लिस्ट होगी। उसके बाद हमारे पास एक और वेरिएबल होगा टास्क का, जो स्टार्ट में एम्प्टी होगा। अब जैसे ही हम टास्क में कोई भी वैल्यू टाइप करेंगे, हम उसको पुश करेंगे नॉट कंप्लीटेड टास्क के अंदर, इसके अंदर पुश करेंगे, और जैसे ही कोई टास्क कंप्लीट होगा तो वो इस कंप्लीटेड लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो लिस्ट्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक डिव लगा लेता हूँ और उसको क्लास दे देता हूँ फ्लैक्स की। ये इसलिए ताकि दोनों लिस्ट पैरेलल शो हों, और ये हमारे पास यूएल है, और इसके अंदर अब हमने यूज करना है फॉर लूप को। तो जैसे मैंने बताया था कि एक्स फॉर लूप में हम टेम्पलेट को यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पर मस्ट टेम्पलेट यूज करना है, और इसके अंदर हम लिखेंगे एक्स फॉर इज इक्वल टू टास्क इन एन कंप्लीटेड। ये नॉट कंप्लीटेड टास्क को उठाएगा और यहाँ पर इसको बाइंड करेंगे की के साथ, और की में हम यहाँ पर, बल्कि मैं इसको टास्क और इंडेक्स दो कीज ले लेता हूँ इस तरीके से। सो यहाँ पर मैं इंडेक्स को डिस्प्ले करवा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब मैं एक li टैग लगा लेता हूँ, और इसमें हम लिखेंगे एक्स टेक्स्ट इज इक्वल टू टास्क। सो जो भी हम टास्क लिखेंगे वो इसके अंदर नॉट कंप्लीटेड वाले के साथ इसके अंदर ऐड होता जाएगा, और यहाँ पर वो हम बेसिकली लिस्ट शो कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पर एक इनपुट चाहिए, इसके लिए हम भी एक डिव लगा लेते हैं, बल्कि इस डिव के अंदर ही हम लिख लेते हैं सो इनपुट, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डिव क्लास इज इक्वल टू फ्लैक्स, और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे एक इनपुट टेक्स्ट और उसको बाइंड कर देंगे हम टास्क के साथ। सो एक्स डैश मॉडल इज इक्वल टू टास्क, और यहां पर हम एक बटन लगा लेंगे ऐड टास्क। सो जैसे ही हम एट द रेट क्लिक करेंगे इज इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, एन कंप्लीटेड डॉट पुश टास्क। सो उस टास्क को पुश कर देगा इस नॉट कंप्लीटेड टास्क के अंदर। सो सेव किया इसको और ब्राउजर में आए और इसको रीलोड किया, तो अब हमारे पास ये आ गया इनपुट, और ये सेंटर क्यों नहीं हुआ,
यहाँ पर हम इसको div दे रहे हैं, सो इसको हमें टेक्स्ट सेंटर करते हैं। अगर ये इस तरीके से टेक्स्ट सेंटर, मैंने क्लास टेक्स्ट सेंटर, अच्छा मैंने इसको फ्लेक्स दिया हुआ है, सो इसको जस्टिफाई सेंटर कर दें, अलाइन भी कंटेंट सेंटर कर दो। सो अब ये ठीक हो गया। और इसके बाद इसको भी यही टास्क हम दे देते हैं क्लासेस, क्योंकि हम फ्लेक्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास आ गया। और इसको हम क्या देते हैं, H4 नॉट कंप्लीटेड टास्क्स। सो यहाँ पर हमारे पास नॉट कंप्लीटेड टास्क्स आएगा, और यहाँ पर ये ठीक है, इसको हम डायरेक्शन फ्लेक्स, आई थिंक इसको हमने अगर कॉलम फ्लेक्स कॉल और उसके बाद H2 और नॉट कंप्लीटेड टास्क्स। तो जैसे ही हम टास्क ऐड करेंगे इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू बुक, परचेज न्यू बुक, और ऐड टास्क पे क्लिक किया तो देखिए टास्क यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ गो टू मार्केट, तो ये यहाँ पर क्यों इसको, ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने एक्चुअली मिस्टेक कर दी है, मुझे टास्क नहीं लेना चाहिए था, टी लेना चाहिए, कोई भी और वेरिएबल, क्योंकि ये टास्क तो ग्लोबल वेरिएबल भी है। सो यहाँ पर गो टू मार्केट, ये पहला टास्क है। फिर उसके बाद बाय सम बुक्स, तो ये दूसरा टास्क हो गया। इसी तरीके से गो टू स्कूल, और इसके साथ ही हम ऐड टास्क में इस बटन को ऐड करके हमने ये टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब इसमें यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ, ये जो गो टू स्कूल है, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये एम्प्टी हो जाए और ये एलिमेंट फोकस हो जाए। तो इसके लिए हमने इनपुट के साथ यूज करना है रेफ को। सो एक्स डैश रेफ इज इक्वल टू इनपुट। और अब हमने वॉच करना है किसको, इस अनकंप्लीटेड को, कि जैसे ही इसमें कोई चीज चेंज होती है तो हमने इस इनपुट टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी कर देना है और उसके साथ साथ हमने इसको फोकस कर देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसी जगह पर यूज कर लेते हैं एक्स इनिट के साथ इज इक्वल टू, और इसके अंदर लिखेंगे $, वॉच। तो वॉच का मतलब है कि अब वॉच करो अनकंप्लीटेड को, और इसमें अगर कोई भी चीज चेंज होती है तो वो उसको यहाँ पर फेच कर लेगा। और यहाँ पर अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। बेसिकली हमने करना क्या है, हमने जैसे उसमें कोई चेंजेस हो, हमने refs डॉट इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी कर देना है। अब यहाँ पर चूंकि हमने मल्टीपल टास्क करने हैं तो मैं इसको रैप कर देता हूँ करली ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बाद सेमी कॉलन लगाकर मैं ये कह देता हूँ refs डॉट इनपुट डॉट फोकस। ये फंक्शन हम कॉल कर लेंगे refs डॉट इनपुट डॉट फोकस। सो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, गो टू मार्केट, ऐड टास्क किया और इसने इसको फोकस कर दिया, लेकिन इसने एक्स इनपुट डॉट, अच्छा यहाँ पर सॉरी, टास्क इज इक्वल टू एम्प्टी कर देना हमने सिंपली। सो गो टू मार्केट और ऐड टास्क। सो देखिए उसने, और इसके अलावा हम अगर ये चाहते हैं कि इस पर की एंटर प्रेस करें, सो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्स ऑन की अप डॉट एंटर इज इक्वल टू, और वही काम हम परफॉर्म कर सकते हैं जो है पुश वाला, अनकंप्लीटेड डॉट पुश टास्क। सो ये हम दोनों सूत्रों में कर सकते हैं। सो रीलोड किया, यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ गो टू मार्केट और एंटर प्रेस किया तो देखिए वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ बाय सम
बुक्स एंटर किया तो वो भी ऐड हो गया। इसी तरीके से आप जो भी टास्क ऐड करेंगे वो ऐड होते जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि इस नॉट कंप्लीटेड टास्क के अंदर हमने एक बटन ऐड करना है हर एक टास्क के साथ, और जब उस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो टास्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कंप्लीटेड टास्क लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इस टास्क को अचीव करने के लिए यहाँ मैं थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूँ। सबसे पहली चेंज ये है कि H2 को यहाँ से मैं इस LI के अंदर इधर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर एक UL में और ऐड कर देता हूँ और इसको क्या देते हैं कंप्लीटेड टास्क। ओके, और इसको फ्लैक्स कॉलम की बजाय हम सिंपल फ्लैक्स रो रख लेते हैं ताकि दोनों हमारे पास यहाँ पर शो हो। सो नॉट कंप्लीटेड टास्क और कंप्लीटेड टास्क। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ वो ये है कि अब हमने यहाँ पर जो कंप्लीटेड टास्क हैं उनके अंदर इसको कंप्लीटेड से उठाना है इस तरीके से और इसको डिस्प्ले करवाना है। तो दोनों अभी फिलहाल एम्प्टी हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इस LI को हमने बटन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं पहले एक P टैग लगा लेता हूँ और उस P टैग में हम X टेक्स्ट इज इक्वल टू T शो कर देते हैं और यहाँ पर वो उसके नीचे मैं हम बटन लगा लेता हूँ और इसको क्रॉस कह देते हैं, बल्कि मैं बटन को यूं करता हूँ कि इसको स्पैन टैग कह देते हैं ताकि उसके सामने ही शो हो। तो ये बटन अब उसके सामने शो होगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ @क्लिक जब इस पर मैं परफॉर्म करूँ तो ये दो काम करे। सबसे पहले ये काम करे कि जो भी करंट जिस पर मैंने क्लिक किया उसको मूव कर दे कंप्लीटेड टास्क में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंप्लीटेड डॉट पुश और यहाँ पर मैं अनकम्प्लीटेड इनटू इंडेक्स पास कर दूंगा। सो जो भी अनकम्प्लीटेड का करंट इंडेक्स के साथ जो भी टेक्स्ट होगा वो कंप्लीटेड डॉट पुश में पुश हो जाएगा और जैसे वो पुश होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रीलोड किया, यहाँ पर मैं लिखा गो टू मार्केट। अच्छा, यहाँ पर बटन ओके, यहाँ पर भी मैं एक्चुअली एक्स टेक्स्ट शो कर रहा हूँ तो वो उसको सारे को रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब ये ठीक हो जाएगा। सो गो टू मार्केट, बाय सम शूज, बाय सम फ्रूट्स या बुक्स, जो भी, बाय सम बुक्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक के साथ एक एक्स लिखा हुआ आ रहा है जो मीन्स इसको आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए गो टू मार्केट यहाँ पर आ गया, इसको क्लिक किया तो बाय सम फ्रूट यहाँ पर आ गया, इसको क्लिक किया तो बाय सम बुक्स यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट जो है ये कंप्लीटेड डॉट पुश करने के बाद मैं जो नेक्स्ट टास्क यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा और उसके बाद हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n कंप्लीटेड इज इक्वल टू n कंप्लीटेड डॉट फिल्टर और जो भी नंबर जो भी टेक्स्ट हो यहाँ पर वो टेक्स्ट आ जाएगा और उसको मैं कहूँगा कि टेक्स्ट नॉट इक्वल टू n कंप्लीटेड इनटू इंडेक्स। सो इसका मतलब है मैं फिल्टर कर रहा हूँ और n कंप्लीटेड के अंदर दोबारा से रिक्रिएट कर रहा हूँ इसको फिल्टर करके। जो भी टेक्स्ट है अगर वो इक्वल नहीं है n कंप्लीटेड इनटू करंट इंडेक्स के तो उसको वापस n कंप्लीटेड में मूव कर दो और उसके बाद ये री इंडेक्स को इनिशियलाइज कर देगा। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गो टू मार्केट, फिर मैं लिखता हूँ बाय सम फ्रूट्स, बाय सम बुक्स, गो टू स्कूल। तो ये है मेरे पास कुछ टास्क। अब मैं अगर गो टू स्कूल पे क्लिक करता हूँ तो आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट आई थिंक टेक्स्ट इज इक्वल टू यहाँ तक तो ठीक है, कंप्लीटेड डॉट पुश एंड कंप्लीटेड फिल्टर ये भी ठीक है। तो ये क्यों कह रहा है सो नॉट इक्वल टू n कंप्लीटेड इनटू इंडेक्स, वो कह रहा है कि मिसिंग। अच्छा, कोई मैंने ब्रैकेट मिस कर दी है जी, यहाँ पर मैंने ये वाली ब्रैकेट मिस कर दी थी फिल्टर वाली। सो अगेन मुझे लिखना पड़ेगा गो टू मार्केट, बाय सम फ्रूट्स, बाय सम बुक्स, गो टू स्कूल। सो ये हमारे पास कुछ टास्क हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ से वो टास्क रिमूव हुआ और यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरीके से मैं गो टू मार्केट पे क्लिक करता हूँ, गो टू सम बुक्स और गो टू बाय सम फ्रूट पे। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर सक्सेसफुली इस फीचर को ऐड कर लिया और हमारे पास यहाँ पर
सक्सेसफुली जो भी टास्क हैं वो यहाँ से यहाँ पर मूव हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर वापस भी बटन लगा के मूव कर सकते हैं। तो अब हम जो छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो है सजेशन फिल्टर। इसमें हमारे पास एक लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ डाटा होगा, और हम फिल्टर सजेशन के जरिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे उसकी बेस पर डिसाइड करेगा कि वेदर वो जो टेक्स्ट कम्बिनेशन है वो हमारी उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो जितने भी आइटम होंगे वो उनको एक लिस्ट की सूरत में शो कर देगा। तो ये है हमारे पास सजेशन फिल्टर का छोटा सा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट में आ जाता हूँ और अब इस सेक्शन में हम सजेशन फिल्टर में सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे। सो इसकी टाइप टेक्स्ट होगी, जिसमें हम जो भी टाइप करेंगे उसको हम एक टेक्स्ट के साथ मॉडल कर देंगे। सो ये जो टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट डाटा के साथ, इज इक्वल टू टेक्स्ट जो कि स्टार्ट पे एम्प्टी होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट भी होगी। अब लिस्ट डायनामिक भी हो सकती है, सर्वर से आ सकती है, किसी एपीआई से आ सकती है। तो यहाँ पर समझ लें कि मैंने पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, बांग्लादेश और इसी तरीके से कुछ कंट्रीज हैं, ये हमने लिखे हैं। अब मैं जो भी टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करूंगा उसकी बेस पर वो उनको फिल्टर करके एक वेरिएबल है फिल्टर, उसके अंदर जो कि एक एरे है उसके अंदर उनको पुश कर देगा जितने भी उस फिल्टर के साथ कंपैटिबल हुए। अब उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा की @ की अप, कि जैसे की अप हो वो डिबाउंस करे, मतलब 250 मिलीसेकंड वेट करे और उसके बाद क्या करे, फिल्टर इज इक्वल टू लिस्ट डॉट फिल्टर करे, यानी फिल्टर वेरिएबल के अंदर लिस्ट डॉट फिल्टर करे और लिस्ट डॉट फिल्टर में हर एक लिस्ट आइटम ले और उसको अब हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने regex यूज करना है। सो लेट regex इज इक्वल टू न्यू regex p और उसके अंदर हम वो टेक्स्ट लिख देंगे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टाइप किया। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे ट्रू, मतलब वो टेक्स्ट रिटर्न करेंगे अगर जो जो हमारे पास regex डॉट टेस्ट होगा आइटम के इक्वल होगा, मतलब जो भी आइटम के अंदर है वो regex से कंपैटिबल होगा, एंड टेक्स्ट डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0, और वो 0 नहीं होगी तो वो क्या रिटर्न कर देगा, उस आइटम को रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये हमने एक छोटा सा चेक लगाया कि जैसे इनपुट में हम कुछ टाइप करेंगे वो सिंपली करेगा क्या, एक regex क्रिएट करेगा। ये regex p एक हमारे पास फंक्शन है जो इस टेक्स्ट की बेस पर हमें एक regex रिटर्न कर देगा इस वेरिएबल में। फिर हम regex डॉट करेंगे, उसको टेस्ट का मेथड कॉल करेंगे उस आइटम पर। सो जो भी आइटम होगा वो उसमें कंपेयर करेगा कि इस आइटम के अंदर क्या वो टेक्स्ट मौजूद है जो हमने इधर कम्बिनेशन में लिखा है। उसके अलावा वो ये भी देखेगा कि टेक्स्ट की लेंथ जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये जो टेक्स्ट है इसकी लेंथ 0 नहीं होनी चाहिए। तो लेंथ की मदद से हम लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो अगर ये सब ट्रू है तो यहाँ पर अब हम एक क्रिएट करेंगे टेम्पलेट, चूंकि हमने x4 को यूज करना है। सो x4 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम यूज करेंगे आइटम कॉमा इंडेक्स इन कहाँ पे, फिल्टर। सो फिल्टर से वो वैल्यूज लेगा और यहाँ पर li के अंदर हम डिस्प्ले करवा लेंगे x डैश टेक्स्ट इज इक्वल टू आइटम, और यहाँ पर की को बाइंड कर देंगे इंडेक्स की मदद से और यहाँ पर हम ul लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक छोटा सा देखिए 6-7 लाइनों का कोड बन गया। अब ये जो लिस्ट है ये आप कहीं से भी लेकर आ सकते हैं और उसको फिर आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको वापस आता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर इनपुट टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दूँ सो ताकि वो नजर तो आए। क्लास इज इक्वल टू बॉर्डर और बॉर्डर ब्लैक और बॉर्डर 2 दे देते हैं। बॉर्डर 2 में सेम ही है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इनवैलिड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर, कहाँ पर मैंने शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर यूज किया, आइटम कॉमा इंडेक्स है, ये ठीक है। क्लास इज इक्वल टू बॉर्डर। सो यहाँ पर हमारे पास आइटम आ रहा है और रिटर्न कर रहे हैं regex को आइटम के साथ, और देन आइटम, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ
सो यहाँ तक तो ये ठीक है। अच्छा, यहाँ कहीं पे मसला तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैंने इक्वल साइन लगा दिया, कॉलन लगाना था, क्योंकि जब भी आप डाटा के अंदर इनिशियलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट की सूरत में तो कॉलन आप पास करेंगे। सो अब हमारे पास ये वर्किंग सही कर रहा है। अब मैं आई लिखूंगा तो देखिए आई जिस जिस वर्ड में वर्ड आई मौजूद है वो तमाम के तमाम लिस्ट यहाँ पर उसने शो कर दी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर पी शो करता हूँ तो पी जो है वो नेपाल के, क्योंकि यहाँ पर पी जो है कैपिटल पी है पाकिस्तान में। सो इसको हम जो है वो टू लोअर भी कर सकते हैं, मतलब आइटम डॉट टू लोअर केस। तो अब अगर मैं यहाँ पर पी लिखता हूँ तो अब उसने हमें पाकिस्तान भी रिटर्न कर दिया और नेपाल भी। इसके अलावा जो टेक्स्ट है उसको भी मैं टू लोअर कर लेता हूँ, टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस, ताकि वो भी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए और हम जो भी यहाँ पर लिखें। फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल अगर पी लिखूं तो वो दोनों को सर्च करे, मतलब वो केस सेंसिटिव ना हो। अब मैंने पी लिखा तो उसने पाकिस्तान और नेपाल दोनों में रिटर्न कर दिए। अगर यू लिखता हूं तो यूनाइटेड किंगडम। आई लिखूंगा सो आई से स्टार्ट होने वाले एल लिखा तो एल जिस जिस वर्ड में है। बी लिखा तो बी ए एन लिखा तो बांग्लादेश आ गया। सो इसी तरीके से हमारे पास है, ये देख सकते हैं एल इन में आ रहा है, ओ जो है वो इसमें है, एम जो है वो जिस जिस वर्ड में है एक में ही है। सो यू इस यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में। सो इस तरीके से हम सिंपली सर्च एंड फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अल्पाइन जेएस। अब फर्दर आप इस यूएल को ट्रांजिशंस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हर आइटम को आप ट्रांजिशन दे सकते हैं, एक्स ट्रांजिशन। इसका एक शॉर्ट हैंड भी एक्स ट्रांजिशन, और इसके साथ हम यूज करते हैं एंटर इज इक्वल टू ट्रांजिशन इज इन डैश आउट, और उसके बाद ड्यूरेशन 500 दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम देंगे एक्स डैश ट्रांजिशन एंटर स्टार्ट। तो आप इसको जो भी देना चाहें, ओपेसिटी 0, सो एक्स डैश ट्रांजिशन एंटर एंड ends, I think ends है opacity 1, start and end है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको दोबारा टेस्ट करता हूँ तो होपफुली अगर मैं यहाँ पर यूनाइटेड तो ये हमारे पास इस तरीके से शो हो रहा है। ओपेसिटी स्टार ड्यूरेशन 500, अगर मैं 1000 दे देता हूँ, सो ओपेसिटी एंड ये एंड्स है, इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर ओके मैंने अल्पाइन जेएस को क्लोज कर दिया। सो अल्पाइन जेएस को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि वो एंड्स है या एंड है। तो यहाँ पर एक्स ट्रांजिशन ये है एंड है, सो स्टार्ट एंड एंड यही वाली हम यूज कर लेते हैं, यही वाली। इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूं इस जगह पर। सो ये हमारे पास अब ये ट्रांजिशन बन गए हैं लीव और शो की। सो इसके बाद हम इसको रीलोड करते हैं और इधर अब मैं यू लिखता हूं तो देखिए ये आपने देखा कि एनिमेशन के साथ उसने हमें शो किया। यूनाइटेड चूंकि वो मौजूद है, और उसके बाद ये देखिए हाइड हो गया। अगर मैंने पी ए लिखा तो पाकिस्तान और नेपाल दोनों शो हो गए विद ट्रांजिशन। सो इस तरीके से हम ट्रांजिशंस को यूज कर सकते हैं, एंड और लीव दोनों ट्रांजिशंस को। तो स्केल उसने किया 90 से 100 तक, आप इसको 50 से 100 कर सकते हैं इस तरीके से, और 100 से 50 स्केल कर सकते हैं, ओपेसिटी 0 कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। सो यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ तो देखिए पाकिस्तान रह गया और नेपाल जो था वो हाइड हो गया, और ये देखिए। सो इस तरीके से हम सजेशन फिल्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने दो एप्लीकेशंस और एक गेम क्रिएट कर लिया है यूजिंग अल्पाइन जेएस। अब हम एक और गेम क्रिएट करेंगे जो कि है रॉक पेपर सीजर।
ये गेम बेसिकली कुछ इस तरीके से काम करती है कि अगर दो यूजर्स खेलते हैं तो उनमें से अगर एक के पास रॉक आता है और एक के पास पेपर आता है तो उसमें से जो भी विनर होगा, पेपर विनर होगा या रॉक जो भी विनर होगा, एक क्राइटेरिया होता है जिसकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो दोनों जो है उनमें से कौन विनर है या ये टाई हो गया। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं जो डिसीजन होते हैं वो ये हैं कि यहाँ पर अगर आपने रॉक सिलेक्ट किया और आपके अपोनेंट ने सीजर सिलेक्ट किया, सो रॉक क्रशेस द सीजर, सो इट मींस आप जो हैं वो विनर होंगे। इसी तरीके से अगर आपने पेपर सिलेक्ट किया और उसने आपके ओपोनेंट ने रॉक सिलेक्ट किया तो भी आप ही विनर होंगे। अगर आपने सीजर सिलेक्ट किया और आपके जो ओपोनेंट है उसने पेपर सिलेक्ट किया तो वो आप ही विनर होंगे। और इसके आप रिवर्स कर लें तो आपका जो ओपोनेंट होगा वो विनर होगा। टाई उसी सूरत में होगा कि दोनों रॉक या दोनों पेपर या दोनों सीजर सिलेक्ट कर लें। तो ये होगी हमारी छोटी सी एक गेम। सो इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओके। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि विनर कौन है। यहाँ पर हमने विनर का एक वेरिएबल ले लिया जो कि एक्स डाटा में सेव किया। फिर हमने यूज़र जो भी सिलेक्ट करेगा रॉक, पेपर या सीजर वो हम इसके अंदर सेव करेंगे। और फिर हमारे पास ये 3 डिसीजन है जिनमें से एक डिसीजन जो है वो कंप्यूटर लेगा जब वो इनिट होगा हमारा प्रोजेक्ट। सो एक्स डैश इनिट इज इक्वल टू कंप्यूटर इज इक्वल टू डिसीजन, और डिसीजन में से मैथ डॉट राउंड करके मैथ डॉट रेंडम मल्टीप्लाई बाय 2 करके, मतलब 0 से लेकर 2 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी वो यूजर के डिसीजन कंप्यूटर के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। और फिर हम कंप्यूटर और यूजर को कंपेयर करके विनर डिसाइड करेंगे, या तो वो टाई होगा या दोनों में से कोई एक विनर होगा। तो ये क्राइटेरिया जहन में रखते हुए हम इस लॉजिक को इस गेम पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इनपुट एलिमेंट चाहिए जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी और एक्स डैश मॉडल हम उसको कर देंगे यूजर के। सो इसमें जो भी यूजर सिलेक्ट करेगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। और इसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पर इनपुट के बाद हमें यहाँ पर चाहिए कि 3 बटन्स चाहिए, और उन 3 बटन्स में से जिस पर भी वो क्लिक करेगा फिर उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे कि सॉरी इसमें इनपुट यूजर नहीं है, सॉरी, क्योंकि इसमें हमें से 3 बटन चाहिए। तो अब यहाँ पर हम डिस्पैच इवेंट को भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं डिव एक ले लेता हूँ और इस डिव के अंदर हम सारा जो है वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, तीनों बटन लगाएंगे। सो बटन 1 जो है वो होगा रॉक, इसी तरीके से बटन 2 जो होगा वो होगा पेपर, और बटन जो 3 होगा वो होगा सीजर। सो यूजर इन तीनों में से किसी एक बटन पर क्लिक करेगा और रेंडमली जो कंप्यूटर ने ऑलरेडी सिलेक्ट किया होगा उसको हम कंपैरिजन करके फिर डिसाइड करेंगे कि कौन विनर है और कौन लूजर है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, @क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम डिस्पैच का जो मैजिक प्रॉपर्टी उसको यूज करेंगे और यहाँ पे उसकी एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, चेक विनर या सेट यूजर, जो भी हम इसको कह लें, सेट यूजर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप डिस्पैच यूज नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्ट यहाँ पर यूजर इज इक्वल टू रॉक कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरेफ के साथ भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली इस एलिमेंट को आप यूजर के साथ असाइन कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। सो क्लिक यूजर इज इक्वल टू रॉक है, और उसके बाद @क्लिक इज इक्वल टू यूजर इज इक्वल टू पेपर, फिर उसके बाद @क्लिक इज इक्वल टू यूजर इज इक्वल टू सीजर। तो ये हमारे पास से तीनों बटन सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम डिव के बाहर आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अब हमने डिसीजन लेना है कि कौन सा विनर है कौन सा लूजर है। तो सबसे पहले हमें जो है एक्स इफ यहाँ पर एक टेम्पलेट लगाना है, और इस टेम्पलेट में लिखेंगे एक्स इफ इज इक्वल टू, और अब हमने यूजर डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, कि अगर जो यूजर का वेरिएबल है उसमें कुछ लेंथ है तो ही वो इसको शो करे टेम्पलेट को। और उसके बाद यहाँ पर p टैग लेंगे और यहाँ कंपेयर करेंगे कि x शो
इज इक्वल टू यूजर इज इक्वल टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर ने जो वैल्यू सिलेक्ट किया वो इक्वल टू यूजर है, तो हाँ यहाँ पर हम टाई मैच कर देंगे, या फिर एक्स टेक्स्ट को यूज करते हुए भी हम यहाँ पर भी टाई जो है वो सेट कर सकते हैं इस तरीके से भी। चूंकि मुझे स्टैटिक मैसेज डिस्प्ले कराना है तो मैंने इसको टाई मैच कर दिया। अब जो एक्चुअल सिनारियो स्टार्ट होता है, दो पी चाहिए, एक विनर और एक लूजर का। अब विनर का क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम यहाँ पर सेट करेंगे। एक्स शो इज इक्वल टू, किस किस केस में ये ट्रू होगा वो अब हमने डिसाइड करना है। तो सबसे पहला जो डिसीजन है वो है कि अगर यूजर डॉट टू लोअर केस, ये फंक्शन है जो कि कन्वर्ट करेगा लोअर केस में जो भी आप टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली है तो यहाँ पर सारे लोअर केस में, ये यहाँ पर देख सकते हैं रोअर है, लोअर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिंगल कोड नहीं लगाया तो ये सिंगल कोड लगा दिया। इनको भी मैं लोअर में कर देता हूँ ताकि इतना लेंथी टेक्स्ट मुझे ना लिखना पड़े। पेपर रॉक, सीजर पेपर रॉक यहाँ पर आ गया, और ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो हमें फिर ये लोअर केस जरूरत नहीं लगाने की। यहाँ पर मैं इसको यूजर इज इक्वल टू रॉक है, तो पहला हमारा रॉक है, एंड कंप्यूटर इज इक्वल टू सीजर। ये है विनर की कंडीशन। तो ये इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं कि अगर यूजर में रॉक है और कंप्यूटर के अंदर सीजर है तो विनर है, आप विनर हैं। और यहां पर हम और लगाएंगे, इसको मैं नेक्स्ट लाइन पर ले आता हूं ताकि ये, अब यूजर इज इक्वल टू, दूसरा है पेपर, और एंड कंप्यूटर इज इक्वल टू रॉक। इन दैट केस भी आप ही विनर हैं। इसके बाद है यूजर इज इक्वल टू, बल्कि चलें ठीक है, यूजर इज इक्वल टू सीजर है, एंड कंप्यूटर इज इक्वल टू, यहां भी 3 इक्वल लगाते हैं, और कंप्यूटर इज इक्वल टू पेपर। इन दैट केस आल्सो यू आर द विनर। ये 3 केसेस हैं आपके जिनमें आप विनर हैं। अब इसी तरीके के 3 केसेस हैं कंप्यूटर के जिस सूरत में आप लूजर हैं। यहां पर हमने लिख दिया। अब सिर्फ आपने इसको रिवर्स करना है। रॉक को यहां से कॉपी करना है, और यहां पर आपने इसको रॉक को यहां से कॉपी करना है। यहां पर SCISSOR लिखना है, सीजर, और यहां पर रॉक को पेस्ट कर देना है, इसको कॉपी करना है, रॉक यहां पर लिखना है, और यहां पर आपने पेपर लिख देना है। फिर आपने यहां पर कॉपी करना है और पेपर लिख देना है, और यहां पर आपने सीजर लिख देना है। इन दिस केस जो है वो लूजर होंगे, मतलब विनर आप इस सूरत में होंगे कि अगर आपने रॉक सिलेक्ट किया और क्लाइंट जो कंप्यूटर है उसने सीजर सिलेक्ट किया, या आपने पेपर सिलेक्ट किया और कंप्यूटर ने रॉक सिलेक्ट किया, या आपने सीजर सिलेक्ट किया और कंप्यूटर ने पेपर सिलेक्ट किया। इन ऑल दीज 3 केसेस आप जो है वो विनर हैं। इन ऑल दीज 3 केसेस जो है आप लूजर हैं, और अदरवाइज इन अदर केस अगर दोनों बराबर हैं टाई हो जाएगा। ये है हमारी रॉक पेपर सीजर गेम। अब इसको सेव करते हैं, और यहां पर मैं इसको रीलोड करता हूं। यहां पर हमारे पास रॉक पेपर सीजर आ गया। मैं किसी एक पर क्लिक करता हूं तो मैं विनर हूं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो टाई मैच, क्योंकि जो कंप्यूटर है उसने सिलेक्ट किया है पेपर को। यहां पर रॉक करूंगा तो मैं लूजर हूं। इस तरीके से अब आपको हर दफा इसको रिफ्रेश करना होगा। तो उसकी बजाय यहां पर आप एक बटन लगा सकते हैं, एक और बटन रीजनरेट का। बटन प्ले अगेन। इस केस में आप जब @ क्लिक करेंगे इसको, तो सेम आप सिनारियो अप्लाई करेंगे कंप्यूटर के वेरिएबल में, ये वाला। इसको यहां से मैंने कॉपी किया और यहां पर सेव कर दिया। तो उसके बाद अगेन उसमें वही उनमें से कोई एक रैंडम वैल्यू आ जाएगी। प्ले अगेन का बटन, और इसको थोड़ी सी हम क्लासेस दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा क्लास इज इक्वल टू पैडिंग x जो है वो 5 दे देते हैं,
पैडिंग वाई 3 दे देते हैं और BG ब्लू 800 दे देते हैं, टेक्स्ट वाइट दे देते हैं और इसको ब्लॉक डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया और इसको इसके ब्लॉक की बजाय अगर हम इसको इसी तरीके से रखें तो ये सेंटर भी हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं पेपर सेलेक्ट करता हूँ तो आई एम विनर। प्ले अगेन करूँगा, मैं दोबारा पेपर सेलेक्ट करता हूँ, प्ले अगेन, दोबारा इस तरीके से हम ये देखिए रेंडमली वो इसको सिलेक्ट कर रहा है। टाई मैच, विनर, सीजर, लूजर। इसको दोबारा किया, रॉक में विनर है, इस पे टाई मैच और इस पे लूजर है। इस तरीके से हमने सक्सेसफुली अपनी गेम क्रिएट कर ली, रॉक पेपर सीजर। अच्छा, जो मैं डिस्पैच का कह रहा था वो ये है कि सिंपली आप हर एक क्लिक के साथ एक इवेंट डिस्पैच कर देंगे और उस इवेंट के अगेंस्ट आप जो है वो यूजर को असाइन कर सकते हैं जो भी वैल्यू है। तो वो भी सेम ही है टेक्निक को। यहाँ पर आप बजाय इसके आप डिस्पैच लिखेंगे और डिस्पैच में यहाँ पर उस इवेंट को आप कैप्चर करेंगे और उसके अगेंस्ट यूजर की वैल्यू सेट कर देंगे। तो इट इज ऑल अप टू यू। तो ये है हमारे पास रॉक पेपर सीजर गेम इन अल्पाइन जेएस। दोस्तों, ये था हमारा आज का अल्पाइन जेएस का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने 2 गेम्स और 2 एप्स बनाना सीखी। ये हमारे पास सारी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ जाएंगी। टू डू ऐप लिस्ट है हमारे पास और इसके अलावा यहाँ पर ये भी हमारे पास है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा और तो कोई नहीं है कमेंट में। ये हमारे पास है गेस द नंबर गेम, उसके बाद टू डू ऐप लिस्ट और फिर सजेशन फिल्टर और उसके बाद रॉक पेपर सीजर। तो ये 3 हमने एप्लीकेशन की, 2 गेम्स और 2 एप्लीकेशंस हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए हैं यूजिंग अल्पाइन जेएस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। एंड मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।